वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो, द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए आज का मोटिवेशन देखिए, फिर सेशन पे मूव ऑन करते हैं अपन कि आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। मतलब जब भी अभी कब आपका मन करे कि अब मेरे को ये छोड़ देना चाहिए, मेरे को सफलता नहीं मिल रही, तो आपको ये सोचना है कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। आपने इसलिए थोड़ी शुरू किया था कि आपको ये एक दिन छोड़ना पड़े। आपको तो कुछ पाना था, इसलिए आपने उसको शुरू किया था। क्लियर? तो जब तक आपको अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है? जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। What is the name of the fourth Scorpion submarine which has been delivered to India Navy under Project 75? ठीक है, P75 प्रोजेक्ट 75 है। तो इंडिया और किस कंट्री का ये प्रोजेक्ट है और कौन सी जो सबमरीन है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन नेवी को दी गई है। चलिए हिंदी में देखिए इसका। उस चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे परियोजना P75 के तहत भारतीय सेना को दिया गया है? ए आईएनएस चक्र, बी आईएनएस बेला, सी आपका आईएनएस करंज, या डी है आपका आईएनएस खंजर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वो है, नेवी है, वो सबमरीन है जो इंडियन नेवी को हैंडओवर की गई है अंडर द प्रोजेक्ट 75? क्लियर? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर है इसका आईएनएस वेला। ठीक है, तो इंडियन नेवी को आईएनएस वेला मिली हुई है, जो जिस किस प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। ठीक है, जो इंडियन नेवी और जो इंडिया और फ्रांस है, इन दोनों के कोलेबोरेशन के साथ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? प्रोजेक्ट 75। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस इंडिया को 6 सबमरीन बना के देगा। ठीक है, 6 सबमरीन्स बना के देगा किसको? इंडिया को। कौन? फ्रांस। ठीक है, तो ये देखिए, आईएनएस वेला इंडिया फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर टू इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी में ये इंक्लूड कर दी गई है। तो 6 सबमरीन बनाई जा रही है। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया का और फ्रांस का। ठीक है, तो कौन कौन सी है ये? तो कौन सी? चौथी नंबर की है। ठीक है, चौथी नंबर की सबमरीन है वेला। इससे पहले 4 और दी जा चुकी हैं इंडिया को। इससे पहले 4 कौन कौन सी थी? एक तो दी जा चुकी आईएनएस करंज जो तीसरे नंबर की थी, दो थर्ड नंबर की दी गई थी आपकी आईएनएस खरंज, और ये आपकी फोर्थ नंबर जो फर्स्ट नंबर की थी आईएन कलवेरी, और सेकंड नंबर की थी आईएएस खंडारी। ठीक है, तो ये 3, और चौथी अब जो आपको मिल गई है वो आईएनएस बेला। तो इस तरीके से 6 सबमरीन और बनेगी। 2 सबमरीन अंडर ट्रायल चल रही है, वो भी जल्दी से जल्दी इंडियन नेवी में इंक्लूड कर ली जाएंगी। क्लियर? तो आप जानते हैं कि इंडिया के और फ्रांस के जो डिफेंस टाइज हैं बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे रिलेशन हैं इन दोनों नेशंस के बीच में। तो उसी के चलते हुए ये दी गई। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड आपके लिए। चलिए देखिए, Which state government has decided to celebrate ओनाके ओबामा जयंती ऑन नवंबर 11 थ्रू आउट द स्टेट? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये ओनाकी ओबामा कौन है, क्यों मनाई जा रही है इनकी जयंती, जब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये देखिए, किस राज्य सरकार ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबामा जयंती बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, या डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनमें से कौन सी राज्य सरकार चाह रही है कि 11 नवंबर को पूरे देश में क्या मनाई गई? ओनाके ओबामा जयंती। ठीक है, तो अब जो ओनाके ओबामा कौन थी, इनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है? आप जानते हैं कि जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस उसको मार्क करने के लिए, तो क्या जो भी अनसाउंड अपने हीरोज हैं, मतलब जिनके बारे में दुनिया लोगों को नहीं पता, दुनिया को ज्यादा नहीं पता, तो उनके बारे में भी स्टोरीज जाने, लोग उनके बारे में अच्छे से जान सके, तो इसलिए हर उनके अनसाउंड वॉरियर्स की भी क्या की जा रही है? जयंतियां बनाई जा रही। तो ये देखिए, कौन सी राज्य सरकार करने वाली है? ये कर्नाटका राज्य सरकार। ठीक है, अब बात आती है कि जो ओनाके ओबामा थी कौन, कहां से बिलोंग करती थी, ये अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए ये देखिए, पहले ये देखिए, ऑल यू वांट टू नो अबाउट ओबामा एज कर्नाटका टू ऑब्जर्व द ओनाकी ओबामा जयंती फ्रॉम दिस ईयर। ठीक है, इस साल से मनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्लियर? क्योंकि पहली बार मनाई जा रही है। तो आप जानते होंगे कि पहले क्या था, जब मेडिवल हिस्ट्री इंडिया की चल रही थी, तो उस टाइम क्या थे, एक मैसूर स्टेट थी। ठीक है, ठीक है, मैसूर स्टेट, जिसके आप जानते हो कि हैदर अली और टीपू सुल्तान इसी के यहीं पे राज करते थे मैसूर। ठीक है, इसी तरीके से एक नायक करके डायनेस्टी थी। ठीक है, इनसे पहले यहाँ पे कौन सी नायक डायनेस्टी रहती थी इसी एरिया में। नायका करके एक डायनेस्टी थी। तो उसी में क्या थी, जो ओनाकी ओबामा थी, ये वहाँ की एक लेडीज थी। उन्हीं के हस्बैंड थे वो नायका फैमिली, जो नायका राजवंश था, उसके यहाँ उनके जो फोर्ट होते थे, उनके दुर्ग होते थे, उनका रख रखाव करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये क्या एक बार अपने यहाँ खाना खाने गए, तो यहाँ पे क्या केवल जो इनका नायक जो राजवंश था, इनका जो किला था उसको चित्तदुर्ग फोर्ट कहते थे। चित्तदुर्ग। ठीक है,
चित्रदुर्ग फोर्ट। क्लियर। तो चित्रदुर्ग फोर्ट में इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, वो इसके रख रखाव करते थे। ठीक है। तो एक बार चुपके से वो लोग वो क्या अपने घर पे गए। ठीक है। अपने घर पे जब इनके हस्बैंड गए तो इसी का फायदा किसने, मैसूर डायनेस्टी, हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उनने इसका फायदा उठाया और चित्रगुप्त दुर्ग पे हमला किया। ठीक है। तो ये बात उनके पिता को, उनको पति को तो नहीं पता पड़ पाई, मगर इनको पता चल गई, जो कि कौन है, उनाके ओबामा को। इनको ये पता चल गया कि किसी ने हमला किया, चित्रदुर्ग फोर्ट पे हमला किया। तो उन्होंने इसका पूरा बदला दिया और यहाँ पे कई जो मैसूर के हैदर अली की सेना थी, उनको कई लोगों को यहाँ से उन्होंने मार के भगा दिया। ठीक है। तो ये देखिए, ये लाठी और ये इन्होंने ऐसा करके काफी उसको, चित्रदुर्ग फोर्ट को बचा लिया था। ठीक है। तो वहां की जो पुलिस स्क्वाड है उसका नाम भी किसके नाम पे रख रखा है, उनाके ओबामा के ऊपर ही वहां की जो पुलिस स्क्वाड है उसका नाम रखा रखा है। क्लियर। वहां की जो रेजिमेंट है उसका नाम इनके ऊपर रखा गया। दूसरा जो चित्रकूट का स्टेडियम है वो भी किनके नाम पे, ओनावी ओकावा के नाम पे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हेन इज द नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड। ठीक है। हर साल जो राष्ट्रीय कानूनी दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया जाता है। हर साल जो राष्ट्रीय कानून दिवस होता है, नेशनल लीगल सर्विस डे, वो कब मनाया जाता है। क्लियर। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है, सी 12 नवंबर को मनाया जाता है, या डी 8 नवंबर को मनाता है। क्लियर। तो हर साल जो आपका कानून सेवा दिवस है वो हर साल किस दिन को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। क्लियर। तो हर साल जो आपका 9 नवंबर है उसको क्या मनाया जाता है, आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी डे। ठीक है। तो जो भी आपका ये कानूनी दिवस है हर साल मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है, अपन इसको डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखिए पहले, ये देखिए, लीगल सर्विस डे अवेयरनेस अबाउट फ्री लीगल एड नीडेड फॉर ऑफ द आर्स। ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जो अपना न्यायिक जो अपनी प्रणाली है, ये बहुत ही, एक तो बहुत हार्ड है और दूसरी बहुत कॉस्ट भी लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। और जो निचले तबले के लोग होते हैं, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनको इतनी जल्दी एक्सेस नहीं मिल पाता न्याय लेने के, अपनी जुडिशरी के पास पहुंचने का। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और उस चीज़ को लोगों को अच्छे से एक्सेस मिल पाए, तो इसीलिए क्या बनाया गया था, एक नालसा बनाया गया था। नालसा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब बनाया गया था, 19, ठीक है, नेशनल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था। ठीक है। 1987 में, 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था। तो वो हर साल 9 नवंबर को ही मनाया गया था। तो इसी की याद में, और ये फ्री में लीगल सर्विस दी जाए, जो लोअर स्टेटस सोसाइटी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको अच्छे से न्याय मिल सके, तो उसी को याद में हर साल ये मनाया जाता है। 9 नवंबर को हर साल मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आपको याद रखना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द श्रमिक मित्र स्कीम। ठीक है। श्रमिक मित्र स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। श्रमिक मित्र स्कीम क्या है, क्या इसमें क्या प्रावधान है, ये अपन पूरा क्या प्रोविजन है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखिए इसका, किस सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है। ए यूपी सरकार ने, बी मध्य प्रदेश सरकार ने, सी राजस्थान सरकार ने, या डी दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है। तो इनमें से किसने जो श्रमिक मित्र योजना है उसको लागू किया। आप जानते होंगे जो कोविड आया, जो कोरोना वायरस की महामारी है, उसकी वजह से जो श्रमिक थे ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है। ये जो डेली वेज अर्नर थे, जो रोजमर्रा के काम करके अपना जीवनी चलाते थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस चीज में। तो उन्हीं को अच्छे से उनको फायदा मिल सके, तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है श्रमिक मित्र स्कीम। ठीक है। इसके अंदर क्या प्रावधान है, इसमें ऐसे मित्र बनाए जाएंगे, मतलब ऐसे वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे जो देखेंगे कि जो जो श्रमिक है उनको अच्छे से, जो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स योजना इनके लिए हैं, वो अच्छे से लागू हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही। ठीक है। तो ये देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस श्रमिक मित्र स्कीम टू इंश्योर बेनिफिट रीच टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको अच्छी तरीके से वो पहुंच जाएगा। ये देखिए, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की श्रमिक मित्र योजना। क्लियर। तो श्रमिक मित्र योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, विच इंडियन सिटी हैज बीन नेम्ड बाय द यूनेस्को एज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। बहुत ज्यादा क्रियात्मक सिटी या क्रिएटिव सिटी का पद, जो अवार्ड है वो किस सिटी को मिली है, भारत में से। क्लियर। तो हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिटी है जो यूनेस्को के द्वारा, और यूनेस्को क्या है कि अपन पूरा इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है। ए मुंबई को, बी भुवनेश्वर को, सी श्रीनगर को, या डी थाने को। ठीक है। इनमें से कौन सा शहर है जो यूनेस्को के द्वारा सबसे रचनात्मक या क्रिएटिव शहरों की सूचियों में शामिल किया गया है। क्लियर।
तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी, श्रीनगर। श्रीनगर। हाल ही में श्रीनगर को एक रचनात्मक सिटी या क्रिएटिव सिटी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लियर। तो अपन देखेंगे कि श्रीनगर यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के बारे में जानना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ये देखिए, वाई यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड श्रीलंका श्रीनगर एज द क्रिएटिव सिटी। ठीक है, आप जानते होंगे कि श्रीनगर में बहुत ही अच्छी अच्छी जो गार्डन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसको भी किसमें इंक्लूड कर लिया गया है, क्रिएटिव सिटी में। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया में 6 सिटी पहले से ही, एक तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ श्रीनगर भी 6th सिटी बन गई है, 5 पहले से ही थी, 6वीं सिटी श्रीनगर बन गई, जो क्रिएटिव सिटी, रचनात्मक सिटी के रूप में जानी जाएगी। क्लियर। तो अब यूनेस्को के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी या ये विशेष एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसके डायरेक्टर याद रखना है, इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, ऑड्रे एजोला, ऑड्रे एजोला इसके डायरेक्टर है। और याद रखना, इंडिया जब ये बना ही था, बना कब था ये, 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड स्टेट्स में इसको, यूनाइटेड किंगडम में इसको बनाया गया था। और इसका जो फाउंडिंग मेंबर देखिए, इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जब ये बनाया गया था तो इंडिया ने उसके जिस दिन ये बना था उसी दिन इसको मान लिया था, इसको मान्यता दे दी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। 6th क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल फुटबॉलर टू बी अवॉर्डेड द पद्म श्री अवार्ड, द कंट्रीज 4th बेस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, कल अपन ने देखे थे कि अभी राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में पद्म अवार्ड के वो पद्म अवार्ड्स हॉनर किए गए हैं, पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी में आप जानते हैं कि पद्म श्री अपने भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो इस पहली बार किस महिला फुटबॉलर को दिया गया है। क्लियर। सबसे बड़ा भारत में सिविलियन अवार्ड या नागरिक सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न। ठीक है, दूसरे पे अपन जानते हैं पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, आखिरी में जो चौथे नंबर का कौन सा होता है, पद्म श्री होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से पहली महिला बनी है जिन्होंने फुटबॉल में पद्म श्री जीता है। ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देश के चौथे सबसे नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी, ए पद्मा साहू, बी ओनम बेम्बेम देवी, सी मनप्रीत सिंह, या डी खुशी राणा। ठीक है, इनमें से कौन है जो पद्मश्री जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन या नागरिक सम्मान है भारत सरकार के द्वारा, उससे अवॉर्डेड की गई पहली बार कोई महिला फुटबॉलर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो अल्टीमेटली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए क्या नाम है इनका, ओइनाम बेम्बेम देवी। ठीक है, ओइनाम बेम्बेम देवी जी को इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर। ये देखिए, ये देखिए, ओइनम बेम्बम देवी, दुर्गा ऑफ इंडियन फुटबॉल। याद रखना, इनको दुर्गा ऑफ इंडियन फुटबॉल बोला जाता है। ये सब टाइटल्स होते हैं, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्लेयर टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मा अवार्ड आप जानते हैं कि हर साल अपने 26 जनवरी या इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे पे हर साल दिए जाते हैं। 1954 से ये कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं। ये 3 होते हैं, एक तो पद्म विभूषण होता है, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण 3rd हाईएस्ट, और पद्मश्री 4th हाईएस्ट। ठीक है, तो इस बार जो लिस्ट है इसमें जो पूरी लिस्ट है आपको PDF लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड करके इसे कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल कोच ऑफ द मेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट। ठीक है, अभी तो आप जानते हो कि अभी तक जो जैसा भी हुआ है अभी तक, तो मेल जो क्रिकेट होता है उसके कोच कौन बनता है, कोई मेल ही बनता है। ठीक है, कोई पुरुष क्रिकेट जो टूर्नामेंट होता है उसके कोच कौन होते हैं, पुरुष ही होते हैं। मगर पहली बार क्या हुआ है, एक महिला को कोच बनाया गया किसी पुरुष क्रिकेट टीम का। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसको बनाया गया है। क्लियर। तो हिंदी में देखिए, फिर इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। हाल ही में पुरुष फ्रेंचाइज क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी है, ए सारा टेलर, बी लीला सेठ, सी सायरा सरीना एंड एडम्स, या डी मनप्रीत कौर। ठीक है, इनमें से कौन है जो पहली बार कोई महिला पुरुष क्रिकेट टीम की वो बनी है, कोच बनी है। क्लियर। तो आपको बताना है कौन है, सारा टेलर है, लीला सेठ है, सरीना एडम्स है, या मनप्रीत कौर है। ठीक है, तो किसको पहली बार बनाया गया है। क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, सायरा टेलर्स। ठीक है, सायरा टेलर पहली महिला है जिनको कोच बनाया गया है किसी मेन खिलाड़ी का, मतलब किसी भी पुरुष टीम का पहली बार किसी महिला को कोच बनाया है। क्लियर। तो ये देखिए, ये देखिए सायरा टेलर सेट 100 ऑफ टूर्नामेंट हेल्ड इन इंग्लैंड दिस ईयर। ठीक है, तो फॉर्मर इंग्लैंड विकेट कीपर बैटलर सारा टेलर। ठीक है, जो कहाँ थी, ये कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। ठीक है, इंग्लैंड की खिलाड़ी थी, विकेट कीपर थी। तो इनको क्या बनाया गया, सारा टेलर जी को कोच बनाया गया किसका, UAE का। ठीक है, UAE का इनको वो बनाया गया है,
क्लियर। ये देखिए टीम ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी की टीम का इनको कोच बनाया गया है, क्लियर। तो ये काफी वुमन एम्पावरमेंट के लिए काफी अच्छा है कि दे देखिए महिला को कोच बनाया जा रहा है किसी पुरुष क्रिकेट टीम का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द यूनियन एनर्जी मिनिस्टर इज इनॉर्गेटेड द पकल दुर्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, ठीक है। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पकल दुर्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये बताना आपको किस राज्य में शुरू किया गया है, क्लियर। फिर अपन पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पे इसको इनॉर्गेट किया है। हिंदी में देखिए इसका, हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने किस राज्य में पकल दुर्ग जल विद्युत परियोजना का अनावरण किया गया है, क्लियर। तो ये ए ऑप्शन देखिए, ए मध्य प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी तेलंगाना में, या डी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे इन राज्यों में से किस में से आपका जो पकल दुर्ग हाइड्रो जल विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में शुरू की गई है, क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने पकल दुर्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो अपने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है उनके द्वारा पकल दुर्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया है, क्लियर। तो ये देखिए, इंडिया जस्टिफाइज डिजाइन ऑफ पकल दुर्ग लोअर कलानी हाइड्रो प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी परियोजना लागू होती है तो उसका अपोजिशन, उसका काउंटर ही कौन करता है, पाकिस्तान करता है, ठीक है। तो इसको दरकिनार करते हुए, इसको साइड में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में पकल दुर्ग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है, जो अपने यूनियन एनर्जी मिनिस्टर उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, उसको पूरी जो भी कंडीशंस थी इसकी पूरी लागू कर दी गई हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, विच ऑर्गेनाइजेज रिलीजेज अ टाइटल सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक, ठीक है। किस संगठन, आप जानते हो कि बहुत बड़े बड़े संगठन होते हैं, इनके द्वारा कोई कोई रिपोर्ट्स, कुछ बुक इशू की जाती है। तो हाल ही में किस संगठन के द्वारा सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक जारी की गई है, क्लियर। हिंदी में देखिए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, कौन सा संगठन एक रिपोर्ट शीर्षक सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक जारी करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस गलत हैं, आप ये देख लिए, यूएनईपी, ठीक है, यूएनडीपी। चलिए आपने ऑप्शन पहले देख लिए होंगे, चलिए इसको अपन डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी, यूएनईपी, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक, ठीक है, वो लागू किया गया। तो आप जानते होंगे कि जो अर्बन सिटीज हैं, आप देख रहे हो क्या वो बन गए हैं, वो हीट जोन्स बन गए हैं। वहां पे क्या बहुत ज्यादा गर्मी फैलने लगी है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बारिश हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या जो हीट है, जो हीट जोन्स बन चुके हैं, हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। ये देखिए, बीटिंग द हीट, सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज, ठीक है। सिटीज में आप जानते हो कितना ज्यादा कंजेक्शन है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसी की वजह से हीट्स बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और हीट वेव चलती जा रही है। तो उसी के ऊपर क्या, उसी को कंसर्न में लेते हुए, उसी को ध्यान केंद्रित करते हुए यूएनईपी, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रोग्राम चलता है, एक योजना चलती है, उसी के अंदर उसने लागू की गई है, ठीक है। तो आपके लिए यूएनईपी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यूएनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, क्लियर। तो इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए, हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में, ठीक है। 1972 में 5 जून 1975 को नैरोबी में इसको बनाया गया था। अभी प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, इसके एंजर एडनसर इसके प्रेजेंट में हेड हैं, क्लियर। तो होप जी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी टानगर इतनी टानगर आर रिसेंटली डिस्कवर स्पीसीज इज हाल ही में एक प्रजाति खोजी गई है, ये जिसका नाम है इतनी टानगर। तो आपको बताना है कि ये इतनी टानगर किसकी प्रजाति है, क्लियर। तो ये देखिए, हिंदी में देखिए इसका, इतनी तानागर हाल ही में खोजी गई प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है, क्लियर। तो आपको ये बताना है किसकी प्रजाति है ये। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, ये एक बर्ड की, एक पक्षी की प्रजाति है, क्लियर। तो ये देखिए, ये किसकी प्रजाति है, एक पक्षी की प्रजाति है, क्लियर। चलिए ये देखिए, ठीक है, जो ईटी टानगर है यही है, जो जो एक पक्षी की प्रजाति है, क्या नाम है इसका, इटनी टानगर। इटनी टानगर है, एक नई प्रजाति फाइंड की गई है, क्लियर।
तो ये केवल याद रखना, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी प्रजाति है जो खोजी गई है और ये किससे संबंधित है। तो ये एक पक्षी है, एक वर्ड है जिससे संबंधित है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। अभी हाल ही में न्यू बैच चालू हुए हैं एमपीपीएससी फोकस करके, डेडिकेटेडली एमपीपीएससी के बैचेस चालू हो चुके हैं, तो ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।